everyone, today we are going to continue the previous topic, emergencies in dental practices. मैंने आपको बताया था टोटल उसमें 13 से 17 आई थिंक 17 टॉपिक्स थे. ठीक है, तो उसका सेकेंड टॉपिक है हमारा एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन क्या है, हाउ वी विल डिफाइन इट. इट इज़ एन अनवांटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी to a complete dose of the drug. It is the result of immunological response of the individual. ये क्या है, ये हमारे बॉडी का अनवांटेड रिस्पॉन्स है. और ये हमारी बॉडी अनवांटेड रिस्पॉन्स कब दे रही है, जब हम कंप्लीट डोज ऑफ ड्रग दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को. लेकिन हमारी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसकी वजह से हमारा बॉडी क्या दे रहा है, एक अनवांटेड रिस्पॉन्स दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस. अब हमारे ना गेल्स और कॉम्स ने एक क्लासिफिकेशन दिया इस एलर्जिक रिएक्शन के लिए, और वो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. 4 टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं. जो टाइप 1 है वो मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग है. एक कुछ मिनट में ही इंसान की इसमें डेथ हो जाती है. और ये जो है ये IgE मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है. इट इज़ IgE मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी. सो इट इज़ मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग और अफेक्ट्स इन फ्यू मिनट्स. देन सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक. ठीक है, इसमें सेल की डेथ होती है और इट इज़ ड्यू टू IgG और IgM एंटीबॉडी. अब टाइप 3 जो है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है. ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है और ये 1 to 4 वीक्स इसका वो ड्यूरेशन रहता है. और इट इज़ ड्यू टू IgG और IgM. ओके, और फिर टाइप 4 जो है इट इज़ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिलेटेड एंड इट इज़ ड्यू टू सेंसिटाइज्ड T cell lymphocytes. So type 4 is due to sensitized T cell lymphocytes and it is delayed hypersensitivity. अब ये सब हमने ना पहले सेकेंड ईयर के इम्यून रिस्पॉन्स में पढ़ा हुआ है, तो अगर हम इसमें डीप जाएंगे अभी तो ये टॉपिक तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे. सो ये क्लासिफिकेशन हमको याद रखना है. ओके, नाउ साइंस और सिम्टम्स क्या हैं. साइंस ऑफ सिम्टम्स में पहला हम लोग देखते हैं क्यूटेनियस रिएक्शन. ठीक है, स्किन पे क्या रिएक्शन होगा, तो स्किन पे जो इन्फ्लामेटरी व्हील्स, ठीक है, शेप के रैशेस होंगे. ठीक है, जिसको बोलते हैं यूट्रिकेरियल, और वो मैक्यूलोपैपुलर टाइप के होते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं एक्जेंथेमेटिस और एक्जेमेटॉइड रिएक्शन. एंजाइमा टाइप्स के स्किन के ऊपर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं. सो इट इज़ यूट्रिकेरियल, एक्जेंथेमेटिस, एंजाइमेटॉइड रिएक्शन. और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ हम देखने मिलती है वो है ईचिंग. तो रेडिश, ठीक है, व्हील लाइक अपीयरेंस, मैक्यूलोपैपुलर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है कहाँ, स्किन पे. ये देखो ये डायग्राम है. ठीक है, और ये इमेज है जिसमें आपको ये क्यूटेनियस रिएक्शन देखने मिलेंगे. ओके, नाउ सेकेंड साइन इज, सेकेंड सिम्टम इज एंजियोइडेमा. ठीक है, स्वेलिंग. सो ये जो स्वेलिंग है ये लोकलाइज टू जनरलाइज हो सकती है. लोकलाइज मतलब हमारे फेस में फ्रॉम जैसे लिप्स में सिर्फ है, या आईलिड में है. ठीक है, लिप्स में है, आईलिड में है, या फिर दूसरे पार्ट ऑफ द फेस में स्प्रेड हो सकती है. ठीक है, जैसे कि माउथ में स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट में, और एक्सट्रीमिटीज़ में वो एक्सटेंड हो सकती है. तो लोकलाइज फ्रॉम लिप्स, आईलिड एंड फेस टू मोर अनकम्फर्टेबल स्वेलिंग ऑफ माउथ, थ्रोट एंड एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, नाउ थर्ड इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट. तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट में कैसा देखेंगे हम लोग इसमें एलर्जिक रिएक्शन में, कि जो पेशेंट है वो उसको स्नीजिंग होगी. ठीक है, और टाइटनेस इन द चेस्ट फील होगा. ओके, और ब्रोंकोस्पाज्म होगा. ठीक है, अब ब्रोंकोस्पाज्म यानी क्या, इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स. जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो होना. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल की वजह से एयर फ्लो का रिस्ट्रिक्शन होना. ठीक है, दिस इज ब्रोंकोस्पाज्म. अब ये जो है ना, ये ब्रोंकोस्पाज्म एक और रीज़न की वजह से हो सकता है अगर पेशेंट ने फॉरेन सब्सटेंस को इनहेल कर दिया है. तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को ना फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल करने की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमेटिक वगैरह पेशेंट्स रहते हैं. सो काफ़ी सारे
ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ देखे जाते हैं जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिसीजेज है, पल्मोनरी डिसीजेज है, जैसे कि अस्थमा या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उनमें ब्रोंकोस्पाज्म होना यानी कि एलर्जिक इफेक्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन देखना, ठीक है, विथ रेस्पिरेटरी इफेक्ट इज कॉमन, ठीक है। और ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है इट कैन बी एक्कम्पनिश्ड बाय द इडेमा ऑफ द ब्रोंक्यूलर मसल। इसमें क्या होता है, ब्रोंक्यूलर मसल्स का इडेमा भी देखा जा सकता है। नाउ फोर्थ इज ऑक्यूलर रिएक्शन। अब आँखों में क्या देखा जाएगा, तो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस देखा जा सकता है, और वाटरिंग ऑफ द आईज, यू कैन सी दिस इन द इमेजेस। नाउ पेशेंट को हाइपोटेंशन भी हो सकता है उस समय। सो ये सारी क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू डेंटल प्रैक्टिसेस, ड्यूरिंग डेंटल प्रैक्टिसेस। नाउ अब ये तो देख लिया कि एलर्जिक रिएक्शन होता है एज एन मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल प्रैक्टिस, लेकिन इसका मैनेजमेंट भी तो तुमको आना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको एपिनेफ्रिन देंगे, पेशेंट को क्या देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, या तो 1:10,000 रेशियो के साथ, या फिर विथ ऑटो इंजेक्टर। बट इसमें भी ना पेशेंट का वेट मैटर करता है। अगर पेशेंट है, बच्चा है, और वो 10 से 25 kg का बेबी है, ठीक है, मतलब स्मॉल है, तो उसमें कितना mg देंगे, 0.15 mg ऑफ एपिनेफ्रिन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। कहाँ देंगे, एंटीरियर लेटरल थाई, ये जो है ना एंटीरियर लेटरल थाई में, यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे एपिनेफ्रिन का 0.15 mg, ठीक है। अब चिल्ड्रन अगर 25 kg से ज़्यादा है तो हम क्या देंगे, 0.3 mg एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, 0.3 mg एपिनेफ्रिन इंजेक्शन हम देते हैं, ठीक है। सेम प्लेस पे, कहाँ, इंटीरियर लेटरल थाई पे। तो 25 से कम अगर वेट है तो 0.15, और 25 से ज़्यादा वेट है तो 0.3 mg, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है ये इसका मिनिमम डोज कितना है, 0.01 mg पर kg पर डोज, और मैक्सिमम कितना है, 0.5 mg पर kg पर डोज, ठीक है। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, यहाँ मैं पर kg भूल गई हूँ, ठीक है, लिखना अब याद रखना। और उसके बाद डोजिंग में बी नीड टू रिपीट इट एवरी 5 to 15 मिनट्स। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस डोजिंग को हमको हर 5 से 15 मिनट के हिसाब से रिपीट करना पड़ सकता है विद द सिवियरिटी ऑफ द रिएक्शन, ओके। अब उसके बाद ये तो हमने देखा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, लेकिन अगर उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो सिर्फ एपिनेफ्रिन से तो ठीक नहीं होगा ना, तो एडजेक्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एडजेक्टिव ट्रीटमेंट में हम ब्रोंकोस्पाज्म के लिए क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकोडायलेटर है ना हम 2 वे से दे सकते हैं, एक तो बाय MDI, मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, यूजुअली ये एस्थमेटिक पेशेंट यूज़ करते हैं, मीटर डोज इनहेलर, या फिर नेबुलाइजर के थ्रू, ठीक है, दिस इज नेबुलाइजर, इसके थ्रू हम ब्रोंकोडायलेटर एल्ब्यूटेरॉल दे सकते हैं। अब जो MDI है ना उसमें चिल्ड्रन में 4 to 8 पफ्स हम देते हैं, ठीक है, और एडल्ट में 8 पफ्स देते हैं, लेकिन और जो नेबुलाइज्ड है, ठीक है, उसमें चिल्ड्रन में हम 1 to 1.5 ml देते हैं और एडल्ट में 3 ml। तो नेबुलाइजर के थ्रू हम कितना एल्ब्यूटेरॉल देंगे, चिल्ड्रन में 1.5 ml और एडल्ट में 3 ml। और ये जो है ना ये हमको एवरी 20 मिनट देना पड़ सकता है, या फिर काफ़ी बार कंटिन्यूसली देना पड़ सकता है। अब दूसरा एक एलर्जिक रिएक्शन है तो एंटीहिस्टामिन तो देंगे, H1 एंटीहिस्टामिन विच इज़ कॉल्ड एज, जिसमें अपन क्या देते हैं, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन देंगे। अब डाइफिनाइल हाइड्रामाइन जो है ना ये हम इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है, और 1 mg to 2 mg पर kg पर डोज देते हैं, 1 mg to 2 mg पर kg पर डोज देते हैं, और मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 50 mg IV दे सकते हैं। अब काफ़ी सारी एलर्जिक रिएक्शन में ना पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा होता है, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही होती है, तो हम क्या देंगे, सप्लीमेंट ऑक्सीजन। एंड काफ़ी बार क्या होता है, एपिनेफ्रिन से कंडीशन ठीक नहीं हो रही होती है,
तो हम उस समय पेशेंट को क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स। अब ऐसे केसेस कब देखे जाते हैं, जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर हाइपोटेंशन है, ठीक है, और पेशेंट जो रहता है प्रॉपरली एपिनेफ्रिन के साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो हम क्या देंगे तब, आईवी फ्लूइड देंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप